अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और मेरे साथ तीन मज़ीद सहाफ़ी, सीनियर जर्नलिस्ट और तजज़ियाकार एजाज़ सैयद और उनके साथ सीनियर कोर्ट रिपोर्टर अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, और टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है साकिब बशीर ने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर परवेज़ इलाही को 5वीं या 6ठी मरतबा गिरफ़्तार किया जा चुका है, बावजूद इसके कि अदालतें लाहौर की हों या इस्लामाबाद की उन्हें बार बार रिहा करने का हुक्म देती हैं, मगर उन्हें फिर गिरफ़्तार कर लिया जाता है। और अब की बार भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनकी रिहाई के अहकामात आए थे। 3 MPO के तहत उनकी गिरफ़्तारी को मुअत्तल कर दिया गया था, मगर इसके बावजूद भी उनको एक और केस में गिरफ़्तार किया गया है। इस हवाले से अपडेट लेंगे। साकिब बशीर हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद भी थे और आज इस केस को कवर भी कर रहे थे। साकिब बशीर, ये क्या मामला है? चौधरी परवेज़ इलाही साहब की किस्मत ख़राब है, हमारे इदारों की नीयत ख़राब है, या हमारी अदलिया के फ़ैसले ख़राब हैं जिन पर अमल दरामद नहीं हो सकता? अदलिया के फैसले पता नहीं खराब हैं या नहीं है, लेकिन अदलिया जो है वो इम्तिहान में ज़रूर है। कल की जो है वो सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो गई है आज परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी के बाद, क्योंकि आज जो गिरफ्तारी डाली गई है चौधरी परवेज़ इलाही की, वो भी एक आप ये कह सकते हैं कि एक नामालूम, जिस तरह एक FIR होती है कि 18 मार्च को एक FIR हुई थी जुडिशल कम्प्लेक्स में, जो इमरान खान है वो आए थे, हंगामा आराई का केस था, तो उस केस में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। और उसके बाद उसमें नामजद थी PTI के बहुत सारे जो रहनुमा हैं, उनकी सारी से जमानतें हो चुकी हैं। इसमें नामालूम में इनकी जो गिरफ्तारी डाली गई है। तो अब सूरत हाल ये है कल की कि लाहौर हाई कोर्ट ने आज जो जस्टिस वकास रऊफ हैं, उन्होंने ऑर्डर जो जारी किया है, उन्होंने कहा है कि एक तो हर सूरत में आज पेश करना था परवेज़ इलाही को, लेकिन उन्होंने कहा है कि कल IG और चीफ कमिश्नर हर सूरत में चौधरी परवेज़ इलाही को लाहौर हाई कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करेंगे। सूरत हाल, पुलिस ने 24 घंटे में यहाँ पे इंतज़ामी दहशतगर्दी अदालत में रिमांड के लिए भी उनको पेश करना है। अब वो यहाँ पे पेश होंगे या वहां पे पेश होंगे ये भी कुछ पता नहीं है। तो अजीब सी सूरत हाल जो है वो बन चुकी है। लेकिन साकिब बशीर, ये जो हाई कोर्टें हैं हमारी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, क्या ये एक दूसरे की जोग्राफियाई हदूद में भी मुदाखलत नहीं करना शुरू हो गई? अब चीफ कमिश्नर को तौहीन अदालत का नोटिस लाहौर हाई कोर्ट दे रही है। हाँ, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के IG को भी, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को भी उन्होंने नोटिस भी दिया है, और उसके बाद कल जो है वो तलब भी किया है। और मेरा ये ख्याल है कि कल तलब करके उनको मजीद उनके खिलाफ भी कार्रवाई वो करने जा रहे हैं या करने का सोच रहे हैं। तो ये वाकई ऐसी सूरत हाल है। लेकिन दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो जो इस्लामाबाद की पुलिस है या पंजाब पुलिस है, उन्होंने भी जो लाहौर हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था मेरी नजर में उसको वायलेट किया, क्योंकि जब लाहौर हाई कोर्ट बड़ा एक क्लियर जो ऑर्डर दिया गया था, उस ऑर्डर पे आप डिबेट कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डर जो है वो एग्जिस्ट करता था। तो उस ऑर्डर में इस्लामाबाद की पुलिस अगर लाहौर से या पंजाब की हदूद से गिरफ्तारी उसने करनी है तो सबसे पहले पंजाब के महकमे दाखिला पंजाब से वो अप्रूवल लेंगे, उसकी मंजूरी लेंगे, या मुतलका थाने में इंदराज होगा, उनकी जो है वो हेल्प के साथ जो है वो गिरफ्तारी कर सकते हैं, डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो पंजाब पुलिस ने भी लाहौर हाई कोर्ट के जो ऑर्डर था उसको मद्देनजर नहीं रखा। तो उसके बाद मेरा ख्याल में एक गैर मामूली सूरत हाल में पुलिस भी, इंतजामिया भी, अदलिया भी वो चल रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट भी इसी तरह चला रही है। ठीक है रज़ा सैयद साहब, ये कौन है इसके पीछे? अदालती अहकामात के बावजूद भी आप तो ज़ाहिर बात है नहीं है, मगर क्या इसका मकसद कहीं मोहम्मद सलाही साहब को वापस लाना है? कौन हो सकता है? मतीउल्लाह, आपको पता नहीं कौन हो सकता है? मुझे वैसे बताइए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं वैसे जानना चाह रहा हूँ कि आपने सवाल तो इस तरह इनोसेंटली किया है। मैं तो वाकई अगर मुझे पता होता मैं आपसे क्यों अच्छा, आपको वाकई नहीं पता? मेरा नाना ले दे। नहीं जी आजाद साहब, नहीं वैसे वाकई आपको नहीं पता? अरे जस्ट टेल मी, वाकई नहीं पता। आपके ख्याल में बार बार परवेज़ इलाही को गिरफ्तार करने का मकसद क्या है? मोहम्मद सलाही बाहर हैं, अच्छा वैसे उनको वापस लाना मकसद है? मतलब मैं ना दो नौजवान हैं जिनका जिक्र बड़ा ज़रूरी है। एक है हमाद अजहर, वो भी मंजर से गायब हुए हैं, PTI के साथ वो बड़ी निभा रहे हैं अपनी कमिटमेंट जो है। और दूसरे मोहम्मद सलाही, वो भी ज़्यादा बैरून मुल्क है और उनकी वो कमिटमेंट अपनी इजहार कर रहे हैं अपनी जमात के साथ। ये दोनों के जो वालदैन हैं, उन दोनों के वालदैन को गिरफ़्तार किया गया। मियाँ अजहर साहब बड़ी उम्र के हैं, उनको गिरफ़्तार किया गया, लेकिन मियाँ अजहर साहब रिलीज़ हो गए। आपको पता है ज़ाहिर है वो ना एक्टिव पॉलिटिक्स में है, ना उनका किसी किस्म का कोई जुर्म। अच्छा, परवेज़ इलाही साहब का मामला ये है कि वो चीफ़ मिनिस्टर रहे हैं, पंजाब के चीफ़ मिनिस्टर रहे हैं, और एक बार नहीं रहे।
फिर वो इमरान खान के बड़े लायल हो गए। और माजी में इमरान खान साहब के हवाले से हम ये सोचा करते थे और कहा भी करते थे, सारे लोग ये कहा करते थे कि परवेज़ इलाही साहब हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के साथ रहे हैं, अभी भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही रहेंगे। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने प्रूव किया अदरवाइज़ कि इस्टेब्लिशमेंट तो नहीं चाहती कि PTI या इमरान खान के साथ जो बड़े नुमायाँ चेहरे हैं वो रहें। तो अब जो परवेज़ इलाही साहब हैं वो अपनी जगह स्टैंड कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है, ये अभी हमें पता नहीं है। तो मुन्नस इलाही वापस आएंगे आपके ख्याल में? मेरा नहीं ख्याल कि मुन्नस इलाही वापस आएंगे। मेरा ख्याल है कि मुन्नस इलाही गए बैरून मुल्क हैं, वो भी अपने वालिद की कंसर्ट से गए हैं। और ज़ाहिर है मती कि ये जो कुछ हो रहा है ना, ये जो कुछ भी हो रहा है इस पे दो तरह की बातें हैं। एक तो ये है कि परवेज़ इलाही साहब के ऊपर आपको पता है हर रोज़ नया केस। आप जब भी इस्टेब्लिशमेंट की लेफ्ट साइड ये सियासत हो रही है या आइन और कानून के ऊपर अमल दरामद? मैं मतीउल्लाह आपको एक बात बताऊं, बड़ी अनफॉर्चुनेट बात पता है क्या है हमारे यहाँ? अनफॉर्चुनेट बात ये रहती है कि कभी भी ऑब्जेक्टिवली केस कायम ही नहीं किए जाते। अच्छा, आप जेन्युइनली आपने गलत काम भी किया हो, जेन्युइनली आपने करप्शन की हो, जेन्युइनली आपने कानून वायलेट किया हो, आपको पकड़ लेंगे। लेकिन अगर आपने जाके माफी मांग ली, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, सियासत हो रही है। ये अनफॉर्चुनेटली ये आज नहीं हो रही, ये होती आ रही है। आप देखें ना 12 अक्टूबर 1999 को आप PTV के अंदर थे, इत्तेफाक से मैं PTV के बाहर था, तो मुस्लिम लीग नून कितनी पावरफुल थी उस वक्त। क्या हुआ था? क्रैकडाउन इसी तरह ही हुआ था और वो सिलसिला रुका नहीं, वो आज भी जारी है। ये बंद भी होना चाहिए। क्योंकि सिद्दीकी साहब क्या लग रहा है, ये अदालतें हाई कोर्ट्स भी आमने सामने आ रही हैं, एक दूसरे की जोग्राफियाई हदूद के हवाले से अहकाम देना शुरू हो गए हैं। तो आपके ख्याल में ये मसले की जड़ क्या है? और ये परवेज़ इलाही साहब के साथ जो हो रहा है, ये सियासत है या कानून है? ज़ाहिर है सियासत है, इसमें कानून वाली तो बात कोई नहीं है। हाँ, जहाँ पे थोड़ा सा कानून है तो उसमें देखें तो बड़ी एक अजीब सी बात भी है कि रिमांड के ऊपर जो है मुल्ज़िम बरी भी हुए हैं। उसमें एक मिसाल अपने 9 मई के वाक़यात के बाद 9 मई को जो गिरफ़्तारी हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से चेयरमैन PTI की, जुडिशल रिमांड पे थे, सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया और रिहा कर दिया। इसी तरह से जो लाहौर के अंदर चौधरी परवेज़ इलाही अब जो थे वो नैब की कस्टडी में थे लास्ट उसमें। अच्छा, अब उसमें बाकी अथॉरिटीज़ को तो अहकामात थे कि उनको गिरफ़्तार ना किया जाए, लेकिन नैब के हवाले से नहीं था। वहाँ पे एडिशनल एडवोकेट जनरल से मेरी बात हो रही थी उनसे, तो उन्होंने कहा कि जनाब क्योंकि नैब को तो ऑर्डर नहीं थे और ये नैब की कस्टडी में जुडिशल रिमांड के ऊपर थे, वहाँ से मंगवा के और फिर उनको किया गया। जबकि शायद वो अमजद रफ़ीक साहब जो हैं या सिंगल जज जो है वो नैब की इस तरह पिटीशन जो है वो नहीं सुन सकता। तो एक तो अगर देखा जाए उस तरफ अगर हुकूमत की बात मानी जाए तो उनको इस तरह से बुला के और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ जो है वो दिया गया। तो जहाँ पर उनको अदालत से एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ मिला, वहीं पे जो स्टेट थी उसने अपने और तरह से एक्ट। लेकिन उसका तो सोल्यूशन ये है कि आप अपील करते हैं ना फिर उस फैसले के खिलाफ, आप डिफाई तो नहीं कर सकते अदालतों को। नहीं, तो उन्होंने वो फैसला तो डिफाई नहीं किया। मतलब उन्होंने पंजाब की लोकल अथॉरिटीज़ FIA जो है उन्होंने तो गिरफ्तार किया ही नहीं, उनको तो इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद IG को तौहीन अदालत के नोटिस भी तो जारी हुए ना। जाहिर है वो तो मेरा ख्याल है हाई कोर्ट उनके लिए भी थे। देखे ना, वो लोकल अथॉरिटीज़ के लिए थे, ये MPO में था। अब उन्होंने कंप्लाई कर दिया, उन्होंने फिर छोड़ दिया। अब एक और सूरत हाल बन गई है कि अब जो अभी साकिब बशीर जो बात कर रहे हैं ना, अभी उन्होंने उनको ATA के अंदर जो है वो गिरफ्तारी डाल दी है उनकी। तो इसका मतलब है सुबह वो जुडिशल के लिए भिजवा देंगे, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा उनको। पहले वो यहाँ पे पेश करेंगे, उनका रिमांड लेंगे 1-2 दिन का, जो भी 3 दिन का अमूमी तौर पर जो आपको मिलेगा, ठीक। और फिर जो है वो जाके कहेंगे कि वो तो जुडिशल पे है या रिमांड जिस्मानी रिमांड के ऊपर है कि उस, तो वो तो नहीं आ सकता। साकिब, तो मैं साकिब की तरफ भी जाना चाहूँगा। साकिब, क्या फीलिंग पाई जाती हैं अदालतों के अंदर, ख़ास तौर पे हाई कोर्ट्स में, जिस तरीके से उनके अहकामात के बावजूद लोगों को बार बार गिरफ्तार किया जा रहा है, तो मामलात आपको किस तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं? मेरा ये ख्याल है कि जो हाई कोर्ट्स हैं, शायद अभी लाहौर हाई कोर्ट जो है वो रिएक्ट करेगी। आज जो जस्टिस वकास रऊफ का जो ऑर्डर है वो बड़ा स्ट्रिक्ट है चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और जो IG के हवाले से। और इसी तरह अगर मैं बात करूं तो कल ही DC इस्लामाबाद के खिलाफ शहरयार अफरीदी केस लगा हुआ है, उसमें कंटेम्प्ट जो है वो
प्रोसीडिंग जो है वो शुरू हो चुकी हैं। इसी तरह आज जो ऑर्डर था, उस ऑर्डर के बाद भी कोई ऐसी सूरत हाल जो है वो बन सकती है, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बहुत सारे ऑर्डर हमने माजी में भी देखे तो वायलेट हुए। जो फवाद चौधरी का ऑर्डर भी था, उसके बाद जो शीरी मजारी का ऑर्डर था वो भी वायलेट हुआ। लेकिन अब वो किस तरह रिएक्ट करेंगे, मुझे ऐसे लगता है कि जस्टिस बाबर सत्तार जो कार्रवाई आगे बढ़ा रहे हैं शायद वो किसी लॉजिकल एंड तक लेके जाएंगे और किसी इस्लामाबाद से फर्द जुर्म आयद करेंगे। चले, बहुत शुक्रिया साकिब बशीर, सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त देने का। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे जाते जाते चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल वो कौन सा मुख्तसर और कितना मीठा फैसला देंगे जो कि नैब तरमीम के ख़िलाफ़ आइनी दरख्वास्तों की 50 से ज़ायद समातों के बाद दिया जाना है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में बात करेंगे रिटायर होने वाले चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के बज़ाहिर आखिरी मुकदमे के आखिरी फ़ैसले की नैब तरमीम के ख़िलाफ़ जो आइनी दरख्वास्तें दायर की थी, आज फ़ैसला महफूज कर लिया गया और शायद PDM के और उनके कुछ इत्तेहादी और कुछ बड़े सियासतदान ख़ुद को गैर महफूज तस्वुर कर रहे हैं। तो करीम सदीक़ी साहब, ये जो फ़ैसला महफूज किया है चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने, उन्होंने ये भी कहा कि इट विल बी शॉर्ट एंड स्वीट, यानी फ़ैसला मुख्तसर होगा और मीठा होगा। तो क्या ये एक मीठा इंतकाम होगा या वाकई ये मीठा फ़ैसला होगा PDM और उसके इत्तेहादियों के लिए? मतीउल्लाह जान, जो भी फैसला अब बुनियादी तौर के ऊपर तो वो अमेंडमेंट्स हैं ना जो चैलेंज हुई हैं, बेसिक बड़ा प्रिंसिपल तो यही है कि पार्लियामेंट की वो तरामीम कानून में की गई जो कि बुनियादी हकूक़ से बादिन नज़र में बराह रास्त मुतसादिम नहीं हैं, वो रहेंगी या नहीं रहेंगी। अब वो कौन कौन सी हैं? आया जो प्ली बार्गेन के हवाले से कि पहली बात तो ये कि 50 करोड़ की एक बार लगा दी कि 50 करोड़ से कम के मुकदमात जो हैं वो नैब नहीं उनको देख सकता है। फिर उसके बाद जो है वो प्ली बार्गेन के हवाले से आ गया, अमेंडमेंट से पैसे वापस हो गए और कुछ रह गए। हाँ, उन्होंने वो अकाउंट्स के अंदर जो कि फाइनल ट्रांजैक्शन जो है उसको देखेगा कि एंट्रीज को नहीं देखेगा। फिर उसके बाद असासों की डेफिनेशन में वो नहीं डेफिनेशन, बेनामी की डेफिनेशन जो है वो तब्दील हुई हैं, जिससे जो नैब ने दी उसमें कुछ पॉलिटिशियंस के भी नाम हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो दूसरे लोग हैं, सियासतदान कम है उसके अंदर। अब उसका नुकसान या फ़ायदा क्या होगा? एक जज साहब तो कह रहे हैं कि बाज़ाब्ता तौर पे कि हमें तो बुनियादी हकूक़ कोई मुतासर हुआ नज़र नहीं आता कि जिसके टच स्टोन के ऊपर हम ये कलदम करें। बल्कि चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि लगता नहीं है कि सियासतदानों ने अपने लिए ये कानून बनाया है, क्योंकि सियासतदानों की तादाद इतनी नहीं। आज भी कहा, पहले भी कहा कि बादी नज़र में बराह रास्त किसी बुनियादी हक को मुतासर नहीं कर रहा, फिलोसॉफिकल बेस के ऊपर है। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो थ्योरी ऑफ ट्रस्ट की बात भी होती है, पेनम्बरा जो है वो उसको भी लेके आया गया। तो मेरा ख्याल है कि कुछ तरामीम हैं ऐसी कि जो शायद उनके ऊपर उसको कहा जाए कि स्ट्राइक थोड़ा बैलेंस हो सकता है, बैलेंस इतना बड़ा अपहीवल नहीं हो सकता। अपहीवल कोई नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी बड़ी कोई। मगर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से ज़्यादा अपहीवल तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की बज़ाहिर तकरीर ने लाया है एजाज सैयद साहब, जो उन्होंने ताजरों से खिताब किया है, और बल्कि ऐसे भी जुमले सामने आए जिनकी तरदीद नहीं हुई कि पाकिस्तान के साथ कोई सियासी जमात भी मुखलिस नहीं है, एक भी ऐसी जमात नहीं है जो मुखलिस नहीं है। जारी बात है एक तो फिर भी रह जाएगी जो हमेशा इक़्तिदार में रही है, लेकिन मुखलिस नहीं है। और आपके ख्याल में अगर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जाते जाते नैब की तरामीम जो है उनको गैर आइनी करार देते हैं, तो वो सारे केसेस अगर नून लीग और PDM के इत्तेहादियों के खिलाफ भी बहाल हो जाते हैं, तो फिर आपको लगता है कि जो गेंद है वो इस्टेब्लिशमेंट की कोर्ट में चली जाएगी और फिर अख्तियारात बढ़ जाएंगे कैसे खेलना है? मतीला, मेरे ख्याल में जो इस्टेब्लिशमेंट है इस वक्त बड़ी पावरफुल है, गेम काफ़ी हद तक ये चीज़ें उनके कंट्रोल में है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि कम्प्लीटली उनके कंट्रोल में नहीं है। मिसाल के तौर पे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदियाल बज़ाहिर ऐसा ही है, बज़ाहिर बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन एट द सेम टाइम आप ये भी देखिए कि अगर उमर अता बंदियाल साहब, मैं एक दूसरे एंगल से एक बात करूँगा, अगर उमर अता बंदियाल साहब अपनी एफिलिएशन किसी एक सियासी जमात या एक सियासी शख्सियत से ज़ाहिर ना करते और अपना जो स्टैचर है वो बड़ा बुलंद रखते, तो मेरे ख्याल में हम ये चीज़ें भी ना देखते।
अब मामला ये है कि कौन सी चीज़ें ना देखते, ये जनरल आसिम मुनीर का खिताब ना मैं देखते ये अर्ज ये कर रहा हूँ कि ये चीज़ें तो वो कर रहे हैं ना, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि लेकिन आप उस खिताब की तरफ आए ना, मैं जिस वो खिताब तरीके से इस्टेब्लिशमेंट आगे बढ़ी, जिस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट मुख्तलिफ शोबों में आगे बढ़ी है, शायद हम उस वक्त ऐसी चीज़ें, मेरा ये ख्याल है कि अदलिया एक ऐसी दीवार होती जिस पर सारी कौम मुत्तहद होती। चले वो तो नहीं हुई ना। अब ये बताएं कि जो आर्मी चीफ का खिताब है ताजरों से, क्या ऐसा खिताब होना चाहिए था? मतलब आप तो खिताब की बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि ये जिम्मेदारी ले लेना कि हम बिज़नेस को बेहतर बनाएंगे, मैं नीयत पे जज नहीं करता, नीयत बिल्कुल अच्छी होगी कि जी हम मुल्क को बेहतर, मेरा ये ख्याल है कि ये मेरे ख्याल में ये कॉन्सेप्ट ये ठीक नहीं है। जो देखें इस मुल्क के अंदर जो बिजनेसमैन तबका है या इस मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो आएगी तो उसी वक्त बिज़नेस आपका फ्लरिश करेगा। और मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्यों नहीं आती, उसके ऊपर उंगली जो उठाई जाती है वो एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर उठाई जाती है। ये सिर्फ और ये उनका काम नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि जो काम जिसका होता है वो कितनी ही नेक नीति से आए, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग एक डिफरेंट है, ठीक है। तो ये सिर्फ कॉन्सेप्ट की खराबी है या आइन की खिलाफ वर्जी है? मेरा ख्याल ये है कि ओवरऑल पाकिस्तान में जो आइन है ना 1973 का आइन, वो तो मती आप को अच्छा लगे, हमें अच्छा लगे या ना अच्छा लगे, इस अदवार में तो मुझे आइन कहीं मुझे तो वो रजिया गुंडों में फंस गई वाली चक्कर लग रहा है। अच्छा। मैं बड़ी माजरत से कहूँगा, जनरल बाजवा की रूह अभी भी मौजूद है। आप यार जनरल बाजवा की बात करें, मैं तो कहता हूँ अयूब खान, याया खान, ज़ियाउल हक, मुशर्रफ सब की रूह अभी मौजूद है। आप तो ये जनरल बाजवा का नाम ले रहे हैं, मैं तो जिन्होंने एक्चुअली आइन तातार किया ज़ियाउल हक साहब ने। तो अल्टीमेटली हमें इस कॉन्सेप्ट का नुकसान उठाना पड़ेगा, हमारा सिस्टम कमज़ोर होगा, और क्या अदलिया मुदाखलत करेगी इन मामलों में? मुझे ये बताएं, आप कहते हैं हमारा सिस्टम, आपका सिस्टम है बचा है, मुझे ये बता दें। और इसको ख़राब किसने किया? किसको नहीं पता कि किसने किया? इसकी जो बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है तमाम लोगों के ऊपर भी, पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर भी होती है। ये नहीं कि उनसे मुबर्रा हो गई, लेकिन बड़ी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी एस्टैब्लिशमेंट पे आयद होती है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन पे आयद होती है। ठीक है। अच्छा क़य्यूम सदीकी साहब, अगर बंदयाल साहब फैसला कर देते हैं कि ये नैब तरमीम जो है गैर आइनी है, तो सियासी तौर पे सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को होगा मेरे ख्याल में। उनकी क़यादत को इसका ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा। बाकी जो है वो तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई इतनी कुछ चीज़ें हैं। कुछ केसेस तो ख़त्म हो चुके हैं, वो तो FIA के थे, जो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह वाले केसेस थे। शहबाज शरीफ के जिस दिन लास्ट दिन उन पर फर्द जुर्म लगनी थी और वहाँ पे जो है ना उनको प्राइम मिनिस्टर तो वो केसेस तो मेरा ख्याल है PMLN के जो क़यादत है वो उस तरह से इफ़ेक्ट नहीं होगी। अगर होगी तो पीपल्स पार्टी होगी, और फिर उसके बाद चेयरमैन जो खुद दरख्वास्त गुजार हैं शायद वो ज़्यादा PTI भी हो सकती है। आप मैं वही कह रहा हूँ ना आपको कि चेयरमैन PTI जो बजाते खुद दरख्वास्त गुजार है, उसके लिए भी कोई जो है वो अच्छी खबर ना निकले। मगर 2023 में जो तरामीम की गई हैं, कुछ तरामीम, हाँ वो तो चैलेंज नहीं की हैं, चैलेंज नहीं, और वो भी नहीं हुई है। अब वो फिर फील्ड के अंदर रहेंगी। अब वो देखना होगा कि कौन सी कितनी कौन सी चीज़ इफेक्ट करती है। और ये आपको पता है एक लंबा चौड़ा चार्ट है जिसके अंदर है कि हाँ ये कौन सी वाली कब हुई थी, 22 में हुई थी, फिर उसके बाद जो है वो जिस्मानी रिमांड ज़्यादा करने वाली जो है, और फिर इंक्वायरी स्टेज पर गिरफ्तारी के इख्तियारात। तो ये कुछ तो भी चैलेंज नहीं हुआ था, और उसके लिए टाइम नहीं था अदालत के पास। तो ये शॉर्ट एंड स्वीट जो फैसला होगा, आपके ख्याल में ज़रूरी नहीं है कि इन तरामीम को करादम करा दिया जाए? देखिए मतियुल्लाह जान, ये इस केस को सिमटते सिमटते 15 महीने लगे और 55 के करीब जो है ना हेयरिंग्स हुई हैं। अब मुझे आप ख़ुद बताइए कि इतना तवील अरसा जो है वो क्या कानून को चलना चाहिए, और इस 15 महीने के अंदर जो कानून राइज रहा है उसका आप क्या करेंगे, और जो चीज़ें रिपील कर दी गई हैं या कानून से निकाल दी गई हैं उसको अदालत दोबारा बहाल जिंदा कैसे करेगी? चल उसके लिए तो जो इस जजमेंट का ऑथर होगा वो तफसीली वजूहात भी देता रहेगा, और वो शायद जस्टिस एजाजुल एहसन भी हो सकते हैं। अगर जस्टिस होंगे ही, वो ऑथर जज होंगे ही, वो ऑथर जज वही होंगे, ताकि जो है आगे रिव्यू के अंदर बैठा आपके इन सवालों का जवाब तफसीली फैसले में भी देते रहेंगे। क्योंकि चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने तो सिर्फ शॉर्ट और स्वीट ऑर्डर देना है, तफसीली फैसला तो उन्होंने लिखना नहीं है। बहरहाल जी,
अभी तो ये आपका तासुर है कि उन्होंने शॉर्ट एंड स्वीट लिखना है, क्या पता पूरी डिटेल जजमेंट दे के जाएंगे। ये भी हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया करीम सदीकी और एजाज सैयद इस सेगमेंट के लिए। अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे एक ऐसी मिठास की कि जो शायद आवाम को नसीब नहीं है। हुक्मरानों को तो शॉर्ट एंड स्वीट फ़ैसले मिल जाएंगे, लेकिन आवाम की पहुंच से दूर हो चुकी है एक वाहिद मिठास का ज़रिया, और वो है चीनी। शुगर की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं, और इस हवाले से हम एक ऑक्सफोर्ड के एक प्रोफेसर हैं जिन्होंने पाकिस्तान में चीनी के बहरान के हवाले से एक तहकीक की है। हम उस के हवाले से उनसे बात करेंगे। उनका नाम है प्रोफेसर अदील मलिक। एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में अब बात होगी चीनी की मिठास की, जो आवाम की ज़िंदगियों से निकल चुकी है। न सिर्फ मिठास लोगों के रवैयों से निकली है, बल्कि लोगों के खानों से और पकवानों से भी अब चली गई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चीनी के बहरान की, और कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, और 230 रुपये तक कुछ इलाकों में चीनी बिक रही है। और चीनी के बहरान के हवाले से पाकिस्तानी तज्ज़ियाकारों, पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियत की बातें और तज्ज़िये तो आपने सुने होंगे, मगर आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे बरतानिया में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बैठे एक ऐसे प्रोफेसर से कि जिन्होंने पाकिस्तान की मईशत पे काफ़ी तहकीक की, और ख़ास तौर पे चीनी के बहरान के हवाले से, और जो पाकिस्तान में शुगर इंडस्ट्री है उसके हवाले से उनकी काफ़ी रिसर्च है। तो हम उसी हवाले से बात करेंगे। मैं तारफ़ कराता चलूँ, प्रोफेसर अदील मलिक हैं, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं डेवलपमेंट इकनॉमिक्स के। प्रोफेसर अदील मलिक, बहुत शुक्रिया सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त देने का। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका पाकिस्तान की इकॉनमी और ख़ास तौर पे शुगर इंडस्ट्री के हवाले से रिसर्च का थोड़ा पस मंज़र बता देंगे, फिर हम आगे चलते हैं। शुगर के मसले पे मैंने आज से कुछ तकरीबन 30 साल पहले थोड़ा सा मुझे इंटरेस्ट शुरू हुआ, और वो मुशर्रफ साहब के ज़माने में हुआ। और मैंने एक किताब पढ़ी, कॉफ़ी एंड पावर इन लैटिन अमेरिका, जो ये था कि अगर लातीनी अमेरिका के आपने पावर स्ट्रक्चर को समझना है तो एक ऐसी कमोडिटी है जो बता सकती है, वो कॉफ़ी है। और उसकी वजह यह है कि तमाम पॉलिटिकल फैमिलीज, वहाँ के तमाम रूलिंग तबके जो है, उनका स्टेक कॉफ़ी में है। तो मुझे ये महसूस हुआ कि पाकिस्तान में अगर आपने पावर के निज़ाम को, रूलिंग स्ट्रक्चर को समझना हो, तो सबसे बेहतरीन जो तरीका है वो शुगर को समझें। क्योंकि शुगर एक ऐसी कमोडिटी है कि जिसका यानी जब उगाई जाती है, जब मिलें लगाई जाती हैं, जिस तरह मार्केट ऑपरेट करती है, हर एक में इकोनॉमिस्ट बात करते हैं रेंट सीकिंग। रेंट सीकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लोग जो मुसाबकती निज़ाम है, जिसमें आपस में कंपटीशन होता है, उसको ओवर रूल करते हैं। मसलन एक मार्केट है, उसमें किसी को भी दुकान खोलने की इजाज़त है, बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, जितने ज़्यादा रेस्टोरेंट खोलेंगे उतना ज़्यादा कंपटीशन होगा, उतनी ज़्यादा कीमतें नीचे आएंगी। लेकिन अगर ऐसा हो कि हर किसी को रेस्टोरेंट खोलने के लिए बहुत ज़्यादा इजाज़तनामे लेने पड़े, पॉलिटिकल कनेक्शंस चाहिए, तो चंद लोगों के रेस्टोरेंट होंगे, और जिस भी कंज्यूमर ने खाना है उसको फिर ज़्यादा कीमत पे रेस्टोरेंट में मिलेगा। तो वो जो आम कीमत से ज़्यादा कीमत जो आपको देनी पड़ती है, उसको हम रेंट कहते हैं। उसको अनअर्न्ड इनकम स्ट्रीम, यानी ऐसा पैसा जो आप कमाते नहीं हैं, जो आप डिजर्व नहीं करते, जस्ट बिकॉज यू हैव कैप्चर्ड द मार्केट, आपने मुसाबकती निज़ाम को ख़राब किया है, तो उस वजह से एक्स्ट्रा। जी, एग्जैक्टली। मोनोपोली तो खैर एक हुई, लेकिन हमारे यहाँ ये है कि 9 ऐसे पॉलिटिकल ख़ानदान हैं जिनकी 50% से ज़्यादा मिलें हैं। और बहुत सारी ये जो मिलें बनना शुरू हुई, ये ज़ियाउल हक साहब के ज़माने में हुई, जब एक लाइसेंस दिया जाता था कि आप शुगर मिल बनाएं। तो जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल फैमिलीज थी, शरीफ फैमिली थी, उसके बाद और उस तरह के बड़े कारोबारी हजरात थे, उनको लाइसेंस मिला कि वो शुगर मिल बनाए, और आम बंदा वो लाइसेंस ले नहीं सकता। जब ज़िया का ज़माना ख़त्म हुआ तो पीपल्स पार्टी ने कहा कि भाई ज़िया की बाकियात को हम ख़त्म करेंगे, लेकिन ये ज़िया की वो बाकियात है जिससे उन्हें गले में लगा लिया। और जरदारी साहब की भी फिर मिलें बन गई, मुशर्रफ साहब के ज़माने में जहांगीर तरीन और दूसरी फैमिलीज भी आ गई। तो अब जब भी शुगर की प्राइस बढ़ती है तो आप ये समझें कि जो ज़्यादा मुनाफा है वो इन बड़ी बड़ी मिलों के पास है। और जो पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन है, वो इस मुल्क की
वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बिजनेस एसोसिएशन है जिनका बहुत ज़्यादा रोल है। अदील मलिक साहब, आपने बताया कि 9 ख़ानदान हैं, तो क्विकली आजकल जो एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर है इसके अंदर वो कौन बड़े लोग हैं जो कि इंडस्ट्री को भी मोनोपलाइज कर रहे हैं और पॉलिटिक्स को भी कंट्रोल कर रहे हैं? इसमें शरीफ फैमिली भी है, जरदारी साहब की भी मिले हैं, जहांगीर तरीन की है, मखदूम खुसरो बख्तियार, इस तरह के काफ़ी सारे पॉलिटिकल ख़ानदानों। इसमें मज़े की बात यह कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है, हर पॉलिटिकल पार्टी का स्टेक जो है वो शुगर मिल के अंदर मौजूद है। इसका मतलब ये है कि कोई भी हुकूमत बरसर इक़्तिदार हो, शुगर मिल के जो इंटरेस्ट हैं वो हमेशा कामयाब रहते हैं। और ये जो शुगर एज ए प्रोडक्ट है, इसका कितना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है पावर स्ट्रक्चर्स में और पावरलेस पीपल में? जी, इसमें देखें, पावर स्ट्रक्चर में तो इस तरह है कि जब भी कोई एक डेमोक्रेसी होती है उसमें हम एक अंग्रेजी में टर्म यूज करते हैं कैंपेन फाइनेंस, कि कैसे पार्टियां अपना पैसा, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा लगता है इलेक्शंस में, तो आपने देखा होगा कि हर 18 महीने के बाद एक बहरान आता है, और खासकर जो इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के फौरन बाद जो है ना प्राइसेस ऊपर नीचे, और उसमें एक बड़ा प्रेडिक्टेबल सा निज़ाम इन द सेंस कि पहले एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी जाती है, फिर एक्सपोर्ट की सब्सिडी दी जाती है। जी आदिल साहब, आप अपनी बात जारी रखें कि आम लोग जो हैं चीनी पे कितना डिपेंड करते हैं, और आपको याद है अयूब खान के ख़िलाफ़ जो गलियों में लोग निकले थे और शायद चंद पैसे चीनी की कीमत में इजाफा हुआ था, तो उसकी वजह से एक भूचाल आ गया था पूरे पाकिस्तान में। अब ये मामला तो उन चंद पैसों से बहुत आगे निकल गया है, और आप समझते हैं कि अब शुगर जो है अब भी उतना ही एक फैक्टर है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जहाँ तक अवाम का ताल्लुक है, वोटरों का ताल्लुक है? जी, वोटर जो है अब मतलब चीनी पे निकल सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि अयूब खान के ज़माने में और क्या बड़े बड़े मसाइल थे। अब ये है कि लोगों को बिजली का भी मसला है, शुगर का भी है, वीट की प्राइसेस भी ऊपर नीचे जाती हैं, और शुगर जो है ना वो सब्सटीट्यूटेबल भी होता है, लोग थोड़ा कम इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जाहिर है लोगों में बहुत ज़्यादा बेयकीनी की कैफियत है, और फार्मर्स जो हैं उनके लिए भी बहुत मसाइल होते हैं, क्योंकि हर साल जब वो शुगर ये जो गन्ना काश्त करते हैं तो उन जो फसल है उसको शुगर मिलें बहुत देर से उठाती हैं, बड़ी देर से क्रशिंग सीजन स्टार्ट करती हैं, उनको अदायगियां बहुत देर से होती हैं। तो ये जो पूरी सप्लाई चेन है ना शुगर की, उसमें मिल के मालकान और जो मिडल मैन है इनका बहुत ज्यादा कंट्रोल है, और ये हर पॉलिटिकल पार्टी में होते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक हुकूमत आए दूसरी हुकूमत आए, इनके जो मुफादात हैं वो हमेशा प्रोटेक्ट होते हैं। तो कैसे इनको रेगुलेट किया जा सकता है? कोई आइडिया, कोई सजेशन, कोई सोल्यूशन? सही, एक तो सबसे पहला ये होना चाहिए कि जो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट थी इमरान खान के जमाने में आई थी, और उसको पब्लिक कर दिया। जी, तो वो जो रिपोर्ट थी उसको पब्लिक कर दिया गया था, लेकिन उसके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन हुई उसके बाद फिर कुछ खास काम नहीं हुआ उसके ऊपर। तो एक तो उस रिपोर्ट को दोबारा से इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, और दूसरा यह है कि आपको मुसाबकत बढ़ानी पड़ेगी। मतलब ये जो पूरी इंडस्ट्री है ना, इसको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस के थ्रू चलाया जाता है कि अब हम इंपोर्ट की इजाजत दें, अब एक्सपोर्ट की इजाजत दें, अब इतनी सपोर्ट प्राइस होगी। तो अगर आप मार्केट इकोनॉमी के नॉर्मल रूल ये है कि आप प्राइस ज्यादा है, ज्यादा मिलें लगना शुरू हो जाएंगी, या ज्यादा लोग इंपोर्ट करेंगे, प्राइस नीचे आ जाएगी, वो ये इंडस्ट्री करने नहीं देती। वो बिल्कुल एक मसनूई सा बहरान बना के रखती है। और मेरे ख्याल में ये इसलिए से अहम है कि आपने देखा होगा कि जून जुलाई के महीने में 2 बड़े तरीके हैं जिसके जरिए मुफाद परस्त तबके को कंसेशन दी गई। एक थी जो एमपीज को पैसा जाता है, वो सीधा सीधा एक तरह की रिश्वत है कि भाई आपके इलाके में स्कीमें बनेंगी और आप उससे कमाएं। और दूसरा ये शुगर की जो एक्सपोर्ट का वो इजाजत देते हैं, उससे जो बड़े बड़े पॉलिटिकली कनेक्टेड मिल मालकान हैं वो अगले इलेक्शन का पूरा खर्चा निकाल लेते हैं। तो इन चीज़ों को जो है रेगुलेट करने की ज़रूरत है हुकूमत वक्त की तरफ से, मगर इन चीज़ों को मतलब उसको ओपन कर दें। और मैं आपके जो नाजरीन है उनको ये भी बताता जाऊं कि हर मुल्क का एक, जिसको इकोनॉमिस्ट कहते हैं ना, कंपैरेटिव एडवांटेज है। शुगर जो आप उगाते हैं ना वो बहुत ज़्यादा वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, हमारे मुल्क में पानी भी कम है। तो हो ये रहा है कि जहां जहां शुगर उगाई जाती है, गन्ना उगाया जाता है, वहां हम कॉटन कम उगा रहे हैं। और
अगर हम वही शुगर इंपोर्ट कर दें, जिस तरह ब्राजील से इंपोर्ट कर रहे हैं, बाकी जगहों से कर रहे हैं, तो हमारी मईशत के लिए बेहतर होगा। तो हमें इसको मार्केट के ऊपर छोड़ देना चाहिए, और चंद अफराद ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस के थ्रू चला रहे हैं इंडस्ट्री को, वो काबू हो। लेकिन उसमें प्रॉब्लम यह है कि अगर वो करेंगे तो उनके मफादात पे जद पड़ेगी और वो उसको अपोज करेंगे। इसीलिए आपने देखा कि ईसीसी में जो भी हुकूमत हो, एक्सपोर्ट सब्सिडी मिल जाती है, दी जाती है। अच्छा अदील मलिक साहब, वैसे तो बहुत सारे बिजनेसेस को मार्केट फोर्सेस के रहमो करम पे छोड़ देना चाहिए, और इसी तरह जो पॉलिटिकल आइडियाज़ है या जो पॉलिटिक्स है उसको भी पॉलिटिक्स की मार्केट के फोर्सेस के रहमो करम पे छोड़ना चाहिए। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में पॉलिटिक्स जो है उसमें भी मोनोपलीज़ हैं, और ख़ास तौर पे इस्टेब्लिशमेंट भी बड़ी ताकतवर है। और आजकल के हालात में हम देख रहे हैं कि अब तो बाकायदा बिज़नेस में भी बड़े बड़े जितने कमर्शियल इनिशिएटिव्स हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से लिए जा रहे हैं। तो कितना स्कोप आपको दिख रहा है जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अब इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं पाकिस्तान में बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए? ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप इकनॉमिक्स के प्रोफेसर भी हैं, तो आपको क्या पोटेंशियल लग रहा है जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अब बिज़नेस के और ख़ास तौर पे इन्वेस्टमेंट में, एग्रीकल्चर, आईटी, मिनरल्स में इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं? कितने प्रॉस्पेक्ट्स हैं इसकी कामयाबी के? मैं इसके बारे में काफ़ी जिसे कहा जाता है कि स्केप्टिकल हूँ। एक बात अहम है कि अब मईशत, हमारे जितने पॉलिसी साज इदारे हैं, मुक़्तदर हल्के हैं, उनको ये समझ में आ गई है कि जब तक आप मईशत को ठीक नहीं करेंगे उस वक्त तक आप कुछ और चीज़ ठीक नहीं कर सकते। लेकिन मसला ये है कि इस्टेब्लिशमेंट जो हमारी है, जो हमारे मुक़्तदर हल्के हैं, वो भी एक तरह की पॉलिटिकल पार्टी है, उनके भी स्टेक हैं मईशत के अंदर। यानी वो जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं न्यूट्रल थर्ड पार्टी, वो न्यूट्रल थर्ड पार्टी नहीं है। मिसाल के तौर पे शुगर मिलें, फौजी फाउंडेशन की भी शुगर मिल है। अगर आपने अपनी मईशत का पहिया चलाना है तो आपको एक लैंड इमरजेंसी बनानी पड़ेगी, जिसमें ये जो हाउसिंग कॉलोनियां हमारे जो जरी जमीनों को खा रही हैं उसको रोकना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए अदील मलिक साहब, इस मौजू पे यकीनन आपसे दोबारा भी बात होगी। इस वक्त हमारी मुद्दत भी उतनी ही है जितनी शायद निगरान हुकूमत की है प्रोग्राम की। तो इजाज़त दीजिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।